सुप्रभात छात्रों। आज मैं कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। आप व्याकरण की कॉपी में इसको लिखेंगे और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा समझ लेंगे कि वाक्य क्या है। ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। जो व्यवस्थित हो, ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो, जिसमें कुछ अर्थ निकले, निरर्थक ना हो। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है वाक्य की, राम ने धर्म की स्थापना की। ये हो गया सार्थक समूह। ये शब्दों का समूह क्या हो गया? सार्थक समूह। ये पूरा आशय प्रकट करता है। हम अच्छे से समझ सकते हैं कि राम ने धर्म की स्थापना की। ये हमारा सार्थक शब्द हो गया। और अगर हम इसी शब्द को, इसी वाक्य को और शब्दों को अगर उलट फेर कर देंगे तो राम ने की धर्म की स्थापना, तो ये हमारा वाक्य तो बना, लेकिन ये हमारा निरर्थक वाक्य कहलाया। ये शब्दों के उलट फेर कर देने के कारण ये वाक्य जो है निरर्थक कहलाया, सार्थक नहीं कहलाया, क्योंकि हमने शब्दों को उलट फेर कर दिया। यहाँ का शब्द यहाँ कर दिया, तो इसलिए ये सार्थक शब्द नहीं कहलाया, ये हमारा गलत हो गया। तो राम ने धर्म की स्थापना की, ये हो गया सार्थक शब्द। और यह शब्द समूह सार्थक है। राम ने धर्म की स्थापना की, यह शब्द समूह क्या है? सार्थक है। हमें समझ में आता है कि राम ने धर्म की स्थापना की। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि राम ने की धर्म की स्थापना, तो ये हमारा कुछ अटपटा लगता है सुनने में। इसलिए राम ने धर्म की स्थापना की, ये हो गया हमारा सार्थक शब्द। तो यह शब्द समूह सार्थक है। कौन सा? राम ने धर्म की स्थापना की। व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है। ये शब्द जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः क्या हो गया? यह वाक्य कहलाया। वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं कि किस तरह से हम वाक्य को सजा करके लिख सकते हैं। कभी कभी हम कर्ता को बाद में लिखते हैं, कर्म को पहले लिख देते हैं, तो ऐसे में शब्द हमारा सार्थक नहीं कहलाएगा। तो वाक्य बनाने की भी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि वाक्य सार्थक होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है आपसे कि वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करने जा रहे हैं उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति अर्थात संबंध होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि राम ने धर्म की स्थापना की। किसने की? तो राम ने की। क्या की? तो धर्म की स्थापना की। उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए अर्थात संबंध होना चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। एक वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें पूरा अर्थ जो है व्यक्त करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। जैसे राम स्कूल जा रहा है, माँ ने मुझे बुलाया है, ऐसे ऐसे शब्द समझ में आ जाता है कि ये शब्द क्या है? पूर्ण अर्थ को देख रहा है या दे रहा है, पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है अपना, कि माँ मुझे बुला रही है या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है। इस प्रकार वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्रमानुसार लिखा है,
राम ने धर्म की स्थापना की। ये एक क्रम अनुसार मैंने लिखा है। किस प्रकार का क्रम? जैसे कर्ता, कर्म तथा पूरक प्लस क्रिया। यहाँ पर राम ने धर्म की स्थापना की, राम कर्ता हो गया। उसी प्रकार यहाँ कर्म, धर्म की स्थापना की। उसके बाद हम लिखेंगे क्या किया? धर्म की स्थापना किया, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्रिया या पूरक, ये शब्द जो है वाक्य में क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य के क्रम को मैंने बिगाड़ दिया, तो ये हमारा वाक्य जो है गलत हो गया, ये सार्थक वाक्य नहीं कहलाया, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा वाक्य ऐसा होना चाहिए, शब्दों का निश्चित क्रम होना चाहिए। क्रम अनुसार अगर हम वाक्य को लिखेंगे तो ये हमारा सही होता है। जैसे सुमन पत्र लिखती है, यहाँ पर हमने कर्ता लिखा, कर्ता दिया है, कर्म दिया है, लिखना। कुछ पूरक होता है, जैसे उसके जाने से पहले वह जा चुका था। कुछ पूरक ऐसे, जैसे माँ खाना बना चुकी थी, कुछ पूरक ऐसे। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पूरक लगाया। और क्रिया, क्रिया है यहाँ। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर कि सुमन लिखती है पत्र या लिखती है सुमन पत्र, तो यहाँ पर अगर हम वाक्य के क्रम को, शब्दों को उलट फेर कर देंगे तो क्रम जो है हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें जब भी हम वाक्य बनाएंगे क्रम अनुसार ही बनाएंगे, तभी हमारा सही कहलाएगा। आगे हम देखेंगे वाक्य के अंग। अंग को हम घटक भी कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर हम समझेंगे कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिया है। कोयल मधुर गाती है, शिवांग चित्र बनाता है, रमा खाना पकाती है, प्राची विद्यालय जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य में कोयल के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि कोयल मधुर गाती है, तो यहाँ कोयल हो गया उद्देश्य। शिवांग चित्र बनाता है, यहाँ शिवांग हो गया उद्देश्य। रमा खाना पकाती है, यहाँ रमा हो गई उद्देश्य। प्राची विद्यालय जाती है, यहाँ प्राची हो गई उद्देश्य। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहाँ पर कोयल, शिवांग, रमा और प्राची हो गए उद्देश्य। आगे हम पढ़ेंगे विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में, अभी हमने पढ़ा उद्देश्य क्या है ऊपर में, तो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो आसमान में चमकना हो गया उद्देश्य। विधेय, क्योंकि यहाँ पर तारे हो गए उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आसमान में चमक रहे हैं, तो आसमान में चमकना हो गया विधेय। सूरज पूरब में निकला, पूरब में निकला हो गया विधेय। चांद छिप गया है, यहाँ पर छिपना या छिप गया है हो गया विधेय। बादल घिर आए हैं, यहाँ घिर आना हो गया विधेय। यहाँ इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि उद्देश्य, यहाँ कोयल हो गई उद्देश्य, तो कोयल के विषय में जो भी कहा जा रहा है वो हो जाएगा हमारा विधेय, क्योंकि कोयल उद्देश्य है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? मधुर गाती है। तो अगर हम यहीं पर अगर समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कोयल उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? मधुर गाती है। कोयल मधुर गाती है, तो यहाँ पर मधुर गाना क्या हो जाएगा? विधेय, क्योंकि कोयल के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात वाक्य में उद्देश्य के बारे में, अर्थात कोयल उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पर तारे, सूरज, चांद, बादल, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है आपको? आपको यहाँ दिखाना है विधेय, तो ये हमारा हो गया विधेय। आसमान में चमकना, पूरब से निकला, छिप गया है, घिर आए हैं, ये हो गया हमारा विधेय। आगे हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और
क्रिया में से कुछ या सभी अंगों का योग होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है, अर्थात इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे आयुष पढ़ रहा है, यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया है। छात्र परिश्रम कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया है। तो ये हमारा हो गया सरल उपवाक्य या सरल वाक्य। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आयुष पढ़ रहा है। यहाँ पर कर्म नहीं है, केवल क्रिया है, कर्ता है और क्रिया है, आयुष पढ़ रहा है। तो कभी कभी कर्म भी रहता है, जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी अंगों का योग होता है। और इसमें एक ही क्रिया होती है, क्रिया एक ही होती है। कभी कभी कर्म नहीं होता है, किसी किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है, लेकिन कर्ता और क्रिया होती ही है। क्योंकि हम जानते हैं कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य बन ही नहीं सकता। कोई भी आप वाक्य बनाइए, उसमें क्रिया और कर्ता का रहना अनिवार्य है। कभी कभी कर्म नहीं रहता है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है या आयुष पढ़ रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। आगे हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक अर्थात समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं और उपवाक्य में समानाधिकरण का संबंध होता है। हम यहाँ पर देखेंगे आगे कि समानाधिकरण क्या है और समुच्चय बोधक क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संयुक्त वाक्य की पहचान। हम कैसे जानेंगे कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य में हमेशा ही हम देखेंगे कि किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है। ये हमारा हो गया योजक चिन्ह। जोड़ने वाला जो कार्य करे उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो हम संयुक्त वाक्य में, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें ये शब्द जोड़ने का काम करने वाले हैं और ये संयुक्त वाक्य में रहते ही हैं। दूसरा हमने देखा उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। समानाधिकरण, जैसे आप अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। यहाँ पर समानाधिकरण, आप अंदर जाइए, एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, आप अंदर जाइए और जाके बैठिए और बातें कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है, यहाँ समानाधिकरण का बोध हो रहा है। संयुक्त वाक्य भी है और समानाधिकरण भी है। दूसरा है आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। यहाँ पर कर्ता, एक कर्ता की बात की जा रही है, एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है कि आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। छात्र कक्षा में, यहाँ पर एक और लिख सकते हैं कि छात्र कक्षा में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। यानी कि हम देखेंगे कि छात्र ही कक्षा में नाच भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। छात्र की कर्ता की बात की जा रही है कि कर्ता समानाधिकरण अर्थात दो कार्य कर रहे हैं। कर्ता नाच भी रहे हैं विद्यालय जाके या कक्षा में जाके और गा भी रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने लिखा
कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं और उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में स्वतंत्र या समर्थ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, आप इसे संयुक्त वाक्य की पहचान अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और मैंने यहाँ पर दो उदाहरण दिया है, इसके अलावा आप संयुक्त चिन्ह लगा करके, ये जो मैंने यहाँ इतना सारा संयुक्त चिन्ह लिखा हुआ है, ये लगा करके आप, और ये लगा करके आप अन्य वाक्य बनाएंगे। अपनी व्याकरण की कॉपी में 10 से 15 वाक्य आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हो तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण उपवाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो हमने समझा संयुक्त वाक्य में कि समानाधिकरण क्या है। अब हम मिश्र वाक्य में समझेंगे कि व्याधिकरण क्या है, और मिश्र वाक्य में देखेंगे कि मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, जैसे हमने उदाहरण दिया है, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, यहाँ पर हमने लिखा यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हुए हो। व्याधिकरण हमने यहाँ पर लिखा यदि तो हम यहाँ पर देखेंगे मिश्र वाक्य की पहचान कैसे होती है। शुरुआत होती है जो से, और वो आश्रित उपवाक्य जो निर्भर होता है वो हम लिखेंगे सो से शुरू होता है। जैसे हम लिखें यहाँ पर यदि तो, उसी तरह जो सो, जो जैसा करता। अगर एक उदाहरण इसी के माध्यम से हम देंगे, जो जैसा करता है वो वैसा सो वैसा फल पाता है। तो शुरुआत हमने किया, वाक्य की शुरुआत किया जो से, और वो निर्भर हुआ, आश्रित हुआ सो पर। जो जैसा करता है सो वैसा ही फल पाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यहाँ पर हम लिखे जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो वही, जिसे उसे, जब तक तब तक आदि का प्रयोग होता है या आदि हम प्रयोग करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर जाएंगे कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हुए हो। व्याधिकरण योजक हम यहाँ पर लिखें जो सो जिसे वह जुड़े हो, तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। तो हमने यहाँ लिखा जो परिश्रम करता है, अर्थात यदि वह परिश्रम करता। यहाँ पर प्रधान क्या हो गया, वह परिश्रम करता। प्रधान हो गया वह परिश्रम करता, अर्थात यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अर्थात उसके परिश्रम करने पर ही उसकी सफलता निर्भर है। अर्थात हम यहाँ पर फिर जाएंगे, परिभाषा में फिर से हम समझेंगे कि इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है कि वह परिश्रम करता।
इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, वह परिश्रम करता, और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं तो सफल हो जाता। दूसरा, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से हम इसको समझेंगे। यदि वह परिश्रम करता, अर्थात किसी के परिश्रम करने पर ही उसकी सफलता, परिश्रम पर ही उसकी सफलता जो है निर्भर है। परिश्रम करता तो ही वह सफल हो पाता। फिर से हम इसको समझेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं इसको पुनरावृत्ति कर रही हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझें एक उदाहरण द्वारा। मैं इसके अलावा और भी उदाहरण दूंगी। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हुए हो। मैं यहाँ पर बार बार मैं बोल रही हूँ व्यधिकरण योजक, इससे पहले हम समानाधिकरण योजक लगाए थे संयुक्त वाक्य में, और इसलिए, तथा, किंतु, परंतु मैंने संयुक्त वाक्य में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया था समानाधिकरण के रूप में। आज हम व्यधिकरण पढ़ेंगे। तो व्यधिकरण में यदि, तो, जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, तो ये हम व्यधिकरण योजक जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, इनमें से एक प्रधान होता है। जैसे वह सफल, वह परिश्रम करता, मैंने एक उदाहरण दिया, वह परिश्रम करता, और वो आश्रित किस पर है, एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान हम करेंगे। जो, सो, ये जो हमारा व्यधिकरण उपवाक्य लगा हुआ है, व्यधिकरण शब्द लगा हुआ है, व्यधिकरण योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। तो इसके अलावा और भी उदाहरण मैं दे रही हूँ इसी से। इसी प्रकार आगे हम अन्य उदाहरण देखेंगे। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। जब, तब, तुमने जैसा किया वैसा फल मिल गया। तो जैसा, वैसा, जो भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। जो, वह, अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर है, और इस प्रकार मिश्र वाक्य की पहचान भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रधान उपवाक्य है। इससे पहले मैं थोड़ा सा और स्पष्ट समझा देती हूँ कि प्रधान और गौण उपवाक्य क्या है। हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ उपवाक्य की पहचान, प्रधान और गौण। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गौण उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिया है। माँ ने कहा कि इधर आओ। यहाँ पर माँ ने कहा हो गया ये प्रधान उपवाक्य, और इधर आओ हो गया गौण उपवाक्य। राधा जो दिल्ली में रहती है वो मेरी सहेली है। यहाँ पर राधा और मेरी सहेली है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, और दिल्ली में रहती है ये हो गया गौण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। मैंने आपको इससे पहले 2-3 उदाहरण दिया था कि जो भीख मांग रहा था वो सड़क में घायल था। तो जो भीख मांग रहा था या जो लड़का भीख मांग रहा था वो लड़का हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। वो घायल अवस्था में था या घायल होकर पड़ा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, वो घायल होकर पड़ा था, वो हो गया गौण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पर माँ ने कहा हो गया प्रधान उपवाक्य, इधर आओ हो गया गौण या आश्रित उपवाक्य, क्योंकि माँ ने कहा, ये इधर आओ निर्भर है प्रधान पर, माँ ने कहा। राधा जो दिल्ली में रहती है वो मेरी सहेली है। जो, वो, ये हमारी पहचान हो गई मिश्र वाक्य की, और राधा मेरी सहेली है, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। जो दिल्ली में रहती है ये हो गया गौण या आश्रित।
आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको वाक्य भेद का के विषय में कुछ और पढ़ाऊंगी। संज्ञा उपवाक्य है, उपवाक्य और भी भेद हैं, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तब तक मैं आपसे कहूंगी कि आप ये जो मैंने अभी लिखाया है और समझाया है, इसे आप अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे। और जो मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, जितना उदाहरण मैंने आपको दिया है, इसके अलावा इसको समझ करके, और जो मैंने मिश्र वाक्य की जो मैंने पहचान दिया था, जो, जिसे, वह, और संयुक्त वाक्य की पहचान दिया था, और किंतु, तथा, परंतु, या, अथवा, इन सबको लगा करके आप कम से कम 10-10 वाक्य अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे, स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। और इतना मैंने समझाया इस आधार पर।